हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग हब चैनल। मेरे टीचिंग हब चैनल पे आप सभी प्यारे भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री के पूर्व अवलोकन का सारे क्वेश्चंस जो है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो कि एक पॉइंटर जो घटना चक्र के जो है पॉइंटर के अंतर्गत सारे क्वेश्चन को संकलित किया गया है। इस सारे क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाश्चुकरण संबंधित है। पाश्चुकरण संबंधित है तो दूध के निर्जमीकरण से। पाश्चुकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। अलवणीकरण, अलवणीकरण जो है समुद्री जल से संबंधित है। अलवणीकरण जो है समुद्री जल से संबंधित है। उसी तरह प्रतिलोम प्रासरण, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, वो पेयजल से संबंधित है। रिवर्स ऑस्मोसिस पेयजल से संबंधित है। उसी तरह विकृतीकरण, विकृतीकरण जो है प्रोटीन से संबंधित है। इसमें दे रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो पाश्चुकरण चाय दे रहा है, यानी पाश्चुकरण चाय से नहीं संबंधित है। पाश्चुकरण जो है वो दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। तो आगे देखते हैं। सही कथन नहीं है। किसी जल में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, यह बिल्कुल गलत है। एक जल बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसी तरह देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, तो ये सही होगा, परंतु आर गलत होगा। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी को घोल तैयार करने पर द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता और आयतन में से वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वह कौन सा होगा, तो वह आयतन होगा। कौन सा होगा, आयतन होगा। एक प्राशरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रतिलोम प्राशरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, यह भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और ना ही 2 होगा। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, और इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन विधि से, यानी सब्लिमेशन से। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। उपचायांक दिया हुआ है, जो कि सामने देख सकते हैं। CO2 में Ca का उपचायांक 2 होता है। NaAiH4 में Al का उपचायांक 3 होता है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में मैग्नीज का उपचायांक 4 होता है। H2SO4 में सल्फर का उपचायांक 6 होता है। नेक्स्ट देखेंगे। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से होता है। किससे होता है? अभिविन्यास से होता है। किसी तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो उस तत्व की द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए, द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं कि A बराबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये द्रव्यमान संख्या हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। तो दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दिया हुआ था। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी 4 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
इसी तरह देखा दिया हुआ है एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 हो तो द्रव्यमान संख्या निकाले, द्रव्यमान से निकालने। तो उसी तरह जो देखे हुए थे ए बराबर जो होता है वो पी प्लस एन होता है। तो देखिए इसमें प्रोटॉन दिया हुआ है, तो प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ, तो देखिए तो जेड बराबर पी बराबर और ई होता है। तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का 18 हो गया और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या 20 हो गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन 18 और 20 यानी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या मास नंबर में से यानी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटाएंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन घटाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि मास नंबर 242 है, उसमें 94 घटाइएगा तो 148 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसको हम समस्थानिक बोलते हैं यानी आइसोटॉप्स बोलते हैं। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक किसी एक ही तत्व के परमाणु का परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब होता है जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या समान यानी मास नंबर और प्रोटॉन के बीच का अंतर 8 है, फिर मास नंबर और प्रोटॉन के बीच के संख्या 8 है, या फिर मास नंबर और प्रोटॉन की संख्या 8 है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है तीनों में समान है, इसीलिए सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। सम मीन्स होता है समान, और न्यूट्रॉनिक मीन्स होता है न्यूट्रॉन, जिसका न्यूट्रॉन नंबर समान हो उसको हम सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो गाइगर काउंटर से, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो बैकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो बैकुरल ने। नेक्स्ट देखेंगे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। संक्षारण के उदाहरण है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। संक्षारण के उदाहरण है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध आस्कंदन जो होता है, जो दूध आस्कंदन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल और बर्फ का गलन उदाहरण भौतिक परिवर्तन से होता है। देखिए उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, यह भी सही है, लेकिन आर जो है ये की स्पष्टीकरण नहीं है। देखेंगे जल अपघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पाश्चुकरण बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमाणु नाभिक के अवयव क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। आणविक संरचना के बारे में सही कथन देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह अणु जो एटम का भाग नहीं है, वो कौन सा होगा, वो फोटॉन होगा। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्वों में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्वों में।
परमाणुीय नाभिक खोजा था किसने? परमाणुीय नाभिक जो है रदरफोर्ड ने खोजा था। एटम में न्यूट्रॉन की खोज, एटम में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। एटम में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से एक अनुपरमाणुविक कण कौन सा नहीं है? तो वो ड्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों में से एक कण प्रति कण युग में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क होता है। मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं विशिष्टता और कण। किसका विशिष्टता, कौन सा कण होगा? जैसे कि शून्य द्रव्यमान, शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो न्यूट्रिनो का होता है। आंशिक आवेश यानी फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क का होता है। आंशिक प्रचरकरण यानी फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन का होता है। फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन का होता है। इंटीग्रल स्पिन यानी पूर्णांक प्रचक्रण यह फोनॉन का होता है। किसका होता है? फोनॉन का होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में से आवेश रहित कण न्यूट्रॉन का होता है। आवेश रहित कण किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। एक परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाहु के सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा? अफबाहु के सिद्धांत द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। किसका बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जिप्सम का बना होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। माइका जो है ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। लोहे और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है तो वह वैद्युत के रूप में। पारा, पानी, ईथर, बेंजीन द्रवों में से वह ऊष्मा का अच्छा चालक है तो पारा हो जाएगा। इस तरह देखेंगे जैसे कि जल, पारा, बेंजीन तथा चामड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन सा हो जाएगा? जल, पारा, बेंजीन तथा चामड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन सा हो जाएगा? तो पारा हो जाएगा। तांबा, सीसा, पारा और जास्ता में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो होता है वो पारा होता है। सबसे अधिक कुचालक पारा होता है। सीसा, पारा, निकेल, टीन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव में कौन सा होता है? तो पारा होता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में से उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है वह लेड हो जाएगा। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है कौन सा होगा? लेड हो जाएगा। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है, यानी भाप के गुजरने पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। किसके ऊपर? तो तांबे के ऊपर। कौन सा तत्व के ऊपर? तो तांबे के ऊपर। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। लोहा को प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्कों में से बेलाडीला खनन होता है। बेलाडीला यानी छत्तीसगढ़ में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का होता है। किसका होता है? तो हेमेटाइट का होता है। धातु और उसका गुणधर्म देखना है। सोडियम का गुणधर्म क्या है? सोडियम चाकू से आसानी से काटा जाता है। देखिए कनका यानी का यानी इसका जो है कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम यानी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इस तीनों तत्वों को हम लोग जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा का गुणधर्म क्या है? ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। चांदी जो होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सीसा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। इस तरह से देखेंगे सुमेलित देखना है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक वो चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो होता है एल्युमिनियम होता है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण होता है। सब ऊष्मा का न्यूनतम संचालक जो होता है पारा एवं सीसा होता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक जो होता है वो पारा एवं सीसा होता है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत का चालकता सर्वाधिक किसमें होता है? तो चांदी में होता है।
विद्युत चालकता सर्वाधिक किसमें होता है? तो चांदी का होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाला खनिज कौन सा है? एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाला खनिज बॉक्साइट है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक तथा फेरोमैग्नीज में से वह उद्योग जो बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु कौन सा है? सबसे कठोरतम धातु टंगस्टन होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जब कहेगा तो हीरा हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा हो जाएगा। लेकिन कठोरतम धातु कहा जाएगा तो उसमें टंगस्टन होगा। कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है वह नाइक्रोम हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम होता है। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम में से सबसे भारी सर्वाधिक घनत्व वाला धातु प्लेटिनम होता है। सर्वाधिक घनत्व वाला धातु प्लेटिनम होता है। खनिज और मिनरल्स है अकार्बनिक ठोस। खनिज और मिनरल्स क्या है? अकार्बनिक ठोस है, अकार्बनिक ठोस है। मोती की रासायनिक संरचना जो है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। मोती का मुख्य अवयव दो है, एरागोनाइट और कांचियोलिन होता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। माणिक्य जो है माणिक और नीलम दोनों एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3 है। नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3 है। सोडियम, कॉपर, मरकरी और सिल्वर में वह तत्व जो मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है वह सोडियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। बिल्कुल सही है। सोडियम का संचय केरोसिन में होता है, बिल्कुल सही है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, बिल्कुल गलत है। यानी एक सही है और दो गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहु यातायात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं किसका? तो कौन सा तत्व का उपयोग करते हैं? तो सोडियम का करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि जो सोडियम वाष्प लैंप जो है सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि यह प्रकाश जो एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। यानी पानी के बूंद जब पड़ता है यानी तो वह क्या होता है, उसका जो है ये डायरेक्शन मुड़ता नहीं है। ये प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। यह मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होता है, पानी का बूंद जो बारिश के समय जो बारिश होती है तो उसका जो है बीम ऑफ लाइट जो होता है वो विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन है? तो पारावाष्प तथा आर्गन। तो एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है सोना पाई जाती है। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज टॉल्क, सोम्य स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट के बने होते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम तथा टैल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान होते हैं तो जिप्सम में होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ होगा। वहीं जिप्सम होगा तो CaSO4 × 2H2 होगा। जिप्सम का ही हाफ जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिनका लोकप्रिय नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित
आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरा होने पर वर्ष 2019 को उन्होंने रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया था। रासायनिक तत्व के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। देखेंगे रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। यह गलत है। किसी एक वर्ग में ऐसा नहीं होता है। किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या समानांतर ऊपर तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक, एसिडिक अर्थात उभयधर्मी होता है। भूप्रपटि पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। भूप्रपटि पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व यानी द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व जो होता है वह सिलिकॉन होता है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। उसी तरह देखेंगे ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व जो होता है वो सिलिकॉन होता है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी पर 2014 से 118 तत्वों की पहचान की गई थी। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व हीरा है। हीरे का खनिजीय बनावट जो होता है वह कार्बन होता है। क्या होता है? हीरे के खनिजीय बनावट जो होता है वह कार्बन होता है। धातु, अधातु, गैस और उपधातु में से एक जो तत्व नहीं है वह गैस हो जाएगा। आइए 2882 में से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्व के लिए होती है वह 2882 होती है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। सबसे कठोर तत्व यानी सर्वाधिक कठोर तत्व जो होता है वो हीरा होता है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा होता है। देखेंगे जंग रहित लोहा बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम होता है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए कुछ तत्वों को मिलाकर और अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकेल में से वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है जो कि सिलिकॉन है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टीन तथा जिंक में से वह स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा मिलाया जाता है वो क्रोमियम और निकेल हो जाएगा। स्टील में होता है 0.1 से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। देखिए साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में आश्रित होती है तब वे पूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है जिसको जंग कहते हैं। यह बिल्कुल सही है। जंग अर्थात पूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के रूप में जामा के होने से बनता है। यह गलत है। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण होता है किसका? कार्बन का होता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन सभी में होते हैं। केवलार, लेक्सॉन, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना होता है कौन सा होता है? तो ग्राफीन होता है। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो का प्रतिरूप होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या होता है? ग्राफीन होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स तथा फुलेरिन्स में से कार्बन का अपरूप नहीं है तो ऑक्सो कार्बन्स कौन सा होगा? ऑक्सो कार्बन। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट तथा क्रायोलाइट में से स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्होंने रसायन शास्त्र के
यूरोप में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, उस टीम में सम्मिलित कौन कौन थे? रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू कॉर्टो तथा रिचर्ड ई स्मॉले। बकमिनिस्टर फ्लोरीन है। बकमिनिस्टर जो होता है वह कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज और षष्ठभुज बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग जस्ता तांबा मैग्नीशियम में लोहे धातुओं में से अमलगम किसमें नहीं होता? लोहा में नहीं होता है। जस्ता तांबा टीन पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम पारा जस्ता को कहते हैं। टंका एक मिश्र धातु है टीन तथा शीशे की। कांसा जो है तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। कांसा जो होता है तांबा तथा टीन तथा शीशे की मिश्र धातु है। कांसा जो होता है वो तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। देखिए इसमें सुमेलित करना है। जर्मन सिल्वर में किसका प्रयोग होता है? तो निकेल का प्रयोग होता है। सोल्डर में टीन का प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रयोग होता है। हाइपो में सोडियम का प्रयोग होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0% होते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0 होते हैं। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है वह एल्युमिनियम होता है। तांबे की मिश्र धातु को जोड़ा है पीतल एवं कांसा से। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम किस में होती है? कांसा में होती है। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है तो तांबा हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। तांबा एवं जस्ता की। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, यह भी सही है। प्रादित सम्मिश्रण में वे पदार्थ जिनसे परा अनिवार्यतः सम्मिलित होते हैं, यह गलत है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, नहीं, यह भी गलत है। यानी 1 और 2 सही है। कथनों पर विचार करता है 1 और 3 सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, गलत है। प्रादित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनसे पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ये सही है। 1 और 3 सही है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, किसके कारण? पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतलों के बर्तनों पर सामान्यतः परत चढ़ाई जाती है टीन की। किसकी परत चढ़ाई जाती है? टीन की परत चढ़ाई जाती है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ का संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वह पदार्थ कौन सा है? निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वह पदार्थ निकेल है। स्टील की कठोरता प्रदान की जाती है कार्बन की मात्रा पर निर्भर की जाती है। जितना कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे स्टील की कठोरता उतना ही बेहतर होती जाएगी। इस्पात स्लैग, स्टील स्लैग आधार सामग्री हो सकता है। आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए। आधार सड़क निर्माण और कृषि मृदा सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वो क्रोमियम होता है। सही कथन देखिए, सही कथन देखना है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सही कथन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट एक दंत पेस्ट का अवयव होता है। देखिए भंजन जो होता है वो पेट्रोलियम के साथ मिलता है, प्रगलन ताम्र हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण खाद वसा हो जाएगा और वल्नीकरण जो है रबर के साथ मिलता है। ये सही सुमेलित। एल्युमिनियम का जो होता है वो बॉक्साइट हो जाता है। अयस्क तांबा का अयस्क जो है क्यूपराइट होता है। सीने बार पारा का अयस्क है। कैलामीन जस्ता का अयस्क है। कैलामाइन जस्ता का अयस्क है और हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट देखेंगे हीरा जो होता है, हीरा का किसके साथ कार्बन होता है? संगमरमर में कैल्शियम होता है। बालू रेत में सिलिकॉन होता है। माणिक्य में एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का कौन होता है? वो सोडियम हो जाएगा। इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम देना है। सबसे ज़्यादा जो है घनत्व होगा वो सोना का हो जाएगा, उसके पारा के बाद इस्पात का हो जाएगा। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? तो बोरॉन का होता है। सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? तो बोरॉन का होता है।
आइए स्टार्ट करते हैं। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में मिश्र धातु नहीं है। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा का मिश्र धातु नहीं होता है। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, ये सही है। यह सद में उपचयन होता है, यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होते हैं यसद यानी जस्ता की परत विद्यमान होते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। लोहे धातु के क्षयकरण में आवश्यक होता है ऑक्सीजन तथा नमी की। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। एनोडीकृत होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना होता है। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, वह कौन सा धातु है? तो एल्युमिनियम है। पारद धातु मिश्रण होता है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट देखेंगे, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो क्लोरीन के लाया जाता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है, किसके द्वारा? तो उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा। उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। देखिए, फिटकिरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। इसमें कैटालिस्ट के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। कैटालिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में नोबेल गैस कहलाती है, हीलियम कहलाती है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है, किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन की लगभग कितनी मात्रा होता है? तो 78 से 79%। N2O2 कार्बन तथा H2 में से गैसीय चक्र कौन सा नहीं है? तो H2 नहीं है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिश्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिश्रित किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का कार्य क्या होता है? तो अष्टफलकीय होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और आयोडीन में से जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है? तो वह अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। आर्गन, नियॉन, जिनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से वह जिसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस के रूप में किसको जाना जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस के रूप में जो होता है वह जिनॉन को जाना जाता है। जिनॉन को जाना जाता है। इसमें देखेंगे, ब्रोडो मिक्सर, कॉर्पस सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग लाया जाता है। इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग लाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परीक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। सूक्ष्म ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह भी सही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, यह बिल्कुल गलत है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, यह बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। वायुयान के टायरों में भरने में प्रयोग होता है किसका? नाइट्रोजन गैस का। किसका? नाइट्रोजन गैस का। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस धातुओं में से जो विद्युत का मंद चालक नहीं है वो सिलीनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिलीनियम हो जाएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा तांबा में से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन किस में नहीं होता था? हाइड्रोजन में नहीं होता। एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इस यौगिक का सूत्र क्या होता है? XH4 हो जाएगा। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होगा? भार के अनुसार हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होगा? 11.11% हो जाएगा। 11.11% हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल
ऑक्सीजन अधिक में जल का 290 kg ऊष्मा देता है, तो उन परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न कितना हो जाएगा? 580 कैलोरी 580 kg ऊष्मा देगा। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाने से पानी का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के जलाने से पानी का निर्माण होता है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है? तो हाइड्रोजन करता है। जल, भारी जल एक प्रकार का शीतलक एवं मंदक है। क्या होता है? भारी जल एक प्रकार का शीतलक एवं मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O होता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ क्या है? तो देखिए, विमंदक के रूप में जो है साधारण पानी और प्रशीतक के रूप में जो है भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। गुरु जल क्या है? गुरु जल उसको कहते हैं जिसको D2O हेवी वाटर कहा जाता है। ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन के मिलने से जो तैयार होता है उसको हम लोग गुरु जल कहते हैं। भारी पानी वह पानी है जिसमें क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। भारी पानी वह पानी कहलाता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान केवल आइसोटॉप्स ले लेता है। नेक्स्ट देखेंगे हेवी वाटर में हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम होता है। हेवी वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो H.C. यूरे ने की थी। 1932 ईस्वी में H.C. यूरे नामक वैज्ञानिक ने भारी पानी की खोज की थी। भारी पानी का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। जल गैस CO+H2 होता है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए और फल की सिंचाई के लिए, इसमें से किसी में भी प्रयुक्त नहीं है। पानी की अस्थायी कठोरता की उत्तरदायी है। पानी की अस्थायी कठोरता किसके किसके कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण। पानी की अस्थायी कठोरता, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के द्वारा। जल के लिए pH मान कितना होता है? तो लगभग 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप जो है वर्षा का पानी होता है। पानी जो होता है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसमें द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? तो निर्लवणीकरण के द्वारा। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेविन कीटनाशक के रूप में होता है। टेफ्लॉन फ्लोरिनिक बहुलक होता है। कार्बन का एक अपरूप होता है फ्लोरीन क्या होता है? एक कार्बन का अपरूप होता है। देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है। किसमें कार्बन नहीं है? तो बालू में नहीं है। किसमें नहीं है? तो बालू में नहीं होता है कार्बन। किसमें नहीं होता? तो बालू में नहीं होता है। लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में कार्बन का प्रतिशत किसमें अधिक होता है? कार्बन मिलता है तो लिग्नाइट में मिलता है। कोयले के बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक कार्बन अंश होता है तो एंथ्रासाइट्स में। किसमें होता है? एंथ्रासाइट्स में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील तथा मिश्र धातु स्टील, कार्बन की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? तो ढलवा लोहा में। हीरा, क्वार्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से क्रिस्टल नहीं है। गंधक क्या हो? एक क्रिस्टल नहीं है। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। कांच पर उत्कीर्ण और खरोंचा जा सकता है। किसे किसे? तो हीरा होता है और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। बाकी ये दोनों के द्वारा नहीं, यानी हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के द्वारा। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, लेकिन एक कैरेट के बराबर होता है 200 ग्राम मिग्रा के। 200 मिग्रा के। ग्राफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफीन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है कौन कौन सा उसका जो है रूप है। वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है, ये सही है। फिर उसमें देखेंगे वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है, यह भी सही है।
वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। यह बिल्कुल गलत है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह भी सही है, यानी उपयुक्त में से सही कथन जो है जर्मन सिल्वर पीतल स्टील तथा ग्राफीन में सर्वाधिक मजबूत होता है। सबसे ज़्यादा मजबूत जो है ग्राफीन होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत ग्राफीन होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत जो होता है वो ग्राफीन होता है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और उपयोग में नहीं रहता है। बिल्कुल सही है। हीरा तांबा एवं लोहे से कठोर है। सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। ये गलत है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। खाने का नमक NaCl बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। NaCl का निर्माण जो होता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से होता है। NaCl के मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। यह बिल्कुल सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने में के लिए किया जाता है। यह भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। यह भी सही है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखेंगे जल में अधिक विलय होता है। ये गलत होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह भी सही है। ऑक्सीकारक होता है। यह भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। यह भी सही है। ये भी सही है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर में होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन कौन से तत्व होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स। ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होते हैं। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। कि क्या कारण है इसका? CO2 गैस के कारण। फोटोग्राफी प्लेट की विकसित करने में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट उपचाय की भांति उपयोग होता है। क्रोम क्रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पराऑक्साइड तथा कैलोमोल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा कंपाउंड है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण हेतु प्रयुक्त होने वाला हाइपो जलीय विलयन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सिल्वर ब्रोमाइड किस में प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। सिल्वर आयोडाइड में कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड और फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड। लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है, गठिया के उपचार में लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। गठिया के उपचार में जो है लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में होता है। फोटोग्राफी में उपयुक्त तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। फोटोग्राफी में उपयुक्त तो जो है सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। ये सही है। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान किसका है? सबसे अधिक श्यान जो है शहद का है। किसका है? तो शहद का है। नेक्स्ट देखेंगे जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। किसका प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का होता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है, CO2 के द्वारा हो जाता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वह कौन सा है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कौन सा है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। केरोसिन, कांच, मिट्टी और सीमेंट में से ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। किस में? केरोसिन में होते हैं। नीला थोथा किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का नीला थोथा कहा जाता है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए
इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह ज्ञात गैस कौन सा है, यह अमोनिया है। कौन सा है, अमोनिया है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सही सुमेलित है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सोडियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड। देखिए खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का होता है, देखिए बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम होता है Na2CO3 होता है। इसमें देखेंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, सही है। रेंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन-क्लोर संयंत्र में होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे जिसमें मृदा उगते हैं उसमें किसकी कमी होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। जैविक नाइट्रोजन नीला हरा शैवाल से संबंधित है। सामान्यतः गुब्बारे में भरी होती है। सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन रहता है, आयोडीन होता है। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, ग्लाइसिन हो जाएगा। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ब्रोमीन होती है लाल द्रव होती है। ब्रोमीन क्या होती है, लाल द्रव होती है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पिरहारी की तरह किया जाता है, ब्रोमीन होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से वह तत्व जो द्रव के रूप में जाना जाता है, ब्रोमीन को जाना जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है, नियॉन, आर्गन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी होती है। कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर पारे की वाष्प। एंटासिड होते हैं। एंटासिड एक तरह का बेस होते हैं यानी भस्म होते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को मिलाकर। पीएच का एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का मूल्यांक। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है तो इसमें H आयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की क्या होता है, तो 1000 गुना कम हो जाती है। उदासीन विलयन तथा आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन तथा अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान 7 से कम होता है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वह कौन होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। होता है। क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। रेयॉन, लिनन, जूट, नायलॉन में से वह जो गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है तो कौन सा है, वह हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा। बेकेलाइट, रेशम, केवलार तथा लेक्सॉन में वह जो प्राकृतिक में बहुलक है वह कौन सा हो जाएगा, तो रेशम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशम हो जाएगा। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन एवं पॉलीथीन में वह बहुलक जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक
नियोप्रीन नहीं है। थर्मोप्लास्टिक कौन? नियोप्रीन नहीं है, नियोप्रीन नहीं है। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई कपास में बहुलक नहीं है। बहुलक कौन सा नहीं होगा? वह घी नहीं होगा, बहुलक घी नहीं होता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। किसका? एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक उत्पन्न होती है किससे? पॉलीएथिलीन से। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला बहुलक पॉलीएमाइड होता है। क्या होता है? पॉलीएमाइड होता है। कार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट या यूरेथीन, पॉलीस्टाइरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है वो कौन सा था? पॉलीकार्बोनेट होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ क्या होता है? वह केवलार हो जाएगा। क्या होता है? केवलार हो जाएगा। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किसका किया जाता है? तो लैमिनेटेड कांच का। किसका? लैमिनेटेड कांच का। नेक्स्ट देखेंगे, केवलार, ग्लिप्टॉल तथा लेक्सॉन में से वे बहुलक जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है वो कौन कौन सा? केवलार तथा लेक्सॉन का। केवलार तथा लेक्सॉन का। केवलार तथा लेक्सॉन का। टेफ्लॉन एक डेक्रोन बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? एक डेक्रोन बहुलक है, सही है। न्यूप्रीन संश्लेषित रबर है, यह भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, यह भी सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, यह गलत है, यानी 1 2 3 सही है। ना चिपकने वाली कढ़ाई, नॉन स्टिक फ्राइजिंग कढ़ाई के निर्माण में उपयोग होता है किसका? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? एक फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का टेफ्लॉन क्या है? बहुलक है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? जिंक ऑक्साइड का। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन, टेफ्लॉन या कैप्रोलैक्टस तथा पॉलीस्टाइरीन में से पॉलीमर किसमें नहीं होता है? कैप्रोलैक्टोन में पॉलीमर नहीं होता है। ब्रोइन, लेक्सॉन, नियोप्रीन तथा टेफ्लॉन में से कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फाइब्रोइन में नहीं है, फाइब्रोइन में नहीं है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। बेकेलाइट बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से। बेकेलाइट किससे बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ये दोनों का संघनन से बनता है। वेल्डन उद्योग में किसका उपयोग होता है? वेल्डन उद्योग में उसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक के निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, यह भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सूक्ष्मता प्राप्त की जाती है। स्टार्ट करते हैं। फ्लोरीन्स कार्बन परिवार का अपरूप है। फ्लोरीन्स क्या है? कार्बन परिवार का अपरूप है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। केरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाले प्रोटीन है। केरोटीन क्या होता है? मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाले प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाली विषैला द्रव है। रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाली विषैला द्रव है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है। टेफ्लॉन जो फ्लोरीन युक्त बहुलक है। ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन तथा केवलार का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण का काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया था किसको? केवलार जो 1964 में केवलार जो था 1964 में, फ्लोरीन जो 1985 में, ग्रेफीन 2004 में, ब्लैक गोल्ड 2019 में। पायरीन जो होता है अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पायरीन जो होता है अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के रूप में, फ्रेयन जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। CO का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंध क्रम क्या होता है? 3 होता है। क्या हो जाता है? 3 होता है। बेंजीन के लिए सत्य क्या है? बेंजीन इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं।
इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल के पीने के योग्य बनाया जाता है मेथनॉल तथा पिरीडीन को मिलाकर। मेथनॉल तथा पिरीडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आधी होती है, हानिकारक पदार्थ कौन सा है? मेथिल अल्कोहल। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल को शक्कर के किण्वन से बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जिस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है वह एंजाइम कौन सा है? जाइमेज है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है किस एंजाइम के द्वारा? जाइमेज के द्वारा। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। शीरा जो है अति उत्तम किसका कच्चा माल है? तो अल्कोहल उत्पादन के लिए। अल्कोहल उत्पादन के लिए जौ को अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में प्रयुक्त होता है। माने पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने जाने के लिए सांस की जांच के लिए किसका कौन सा फिल्टर का प्रयोग होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन, ब्यूटाडाइन, विनाइल एसीटेट, प्रोपीन तथा स्टायरीन में से वह जिसका प्राकृतिक रबर बहुलक है वह कौन सा होता है? वो आइसोप्रीन होगा। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो वह नायलॉन होगा। कौन सा हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही क्रम, सबसे सही क्रम पहले मीथेन होगा, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा और एमिनो अम्ल हो जाएगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। सभी जैव यौगिकों का सर्वाधिक मूल तत्व कार्बन होता है। नेक्स्ट देखेंगे उसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। उपयुक्त तत्वों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये तीनों हो जाएगा। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही पहले मीथेन का होगा, इथेन होता है तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको एल्कीन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मास्टर्ड गैस का। किसका? मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है, द्रव रूप में होती है। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है वह ब्यूटेन होता है। भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से होता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है? वह धान का खेत है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार से संबंधित है। डीडीटी कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निकोटीन तंबाकू में उपस्थित होता है, निकोटीन होता है। फल पकाने में सहायक होता है, इथेफॉन होता है। फल पकाने में सहायक होता है, इथेफॉन होता है। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें उपस्थित क्या होता है? एसिटिलीन होता है। फलों के पकाने में बढ़ावा देता है एथिलीन जो होता है वो बढ़ावा देता है। वह गैस मिश्रण जो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए। एक बायोगैस संयंत्र में होते हैं, किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? वीसी देसाई ने किया था, एसवी देसाई ने किया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? वह इथेन हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? ब्यूटेन है, ब्यूटेन होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त इंडेन गैस एलपीजी एक मिश्रण होता है। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। सीएनजी में क्या उपस्थित होता है? मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन एवं कार्बन
मोनोऑक्साइड हो जाएगा। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है, ये गलत हो जाएगा। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है, ये सही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि यह एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं, गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस को आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। किस रूप में? तरल रूप में प्रयोग की जाती है। सीएनजी क्या है? एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होते हैं CH4 होते हैं, CH4 यानी मीथेन होते हैं। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि विशेष रूप से अभिकल्पित पत्रों में उसका संग्रहण तथा परिवहन शुद्धमय हो सके, यह सही है। भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ था, गलत है। द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रवों का पृथक्करण किया जाता है और इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गैसोहोल एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। गैसोहोल जो होता है ना, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। गैसोहोल एक मिश्रण है गैसोलीन तथा एथेनॉल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखना है इसमें, कोयला पेट्रोलियम खानों में अधिकतम विस्फोट होता है। खानों में अधिकतम विस्फोट किसके कारण होता है? तो मीथेन के साथ वायु को मिलने से खानों में अधिकतम विस्फोट होता है। ट्राई नाइट्रोटोलिन यानी TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रोट्रैमिन, RDX, पोटेशियम क्लोरेट तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में विस्फोटक नहीं है। इसमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म्स होंगे। TNG, TNP, TNA, TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है उसको हम TNG बोलते हैं, यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, RDX आविष्कृत हुआ था। RDX किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो हैनिंग के द्वारा किया गया था। सत्य कथन देखना है इसमें। सत्य कथन आप लोग जो पूर्वावलोकन में जो देखिएगा उसके अनुसार इसमें दिया है RDX एक क्या है? विस्फोटक है। RDX का अन्य नाम क्या होता है? RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट होता है। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट होता है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। किस रूप में? तो एमाटोल के रूप में। किसमें? एमाटोल के रूप में। डायनामाइट का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। किसका? ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ईंधन देखेंगे, अब ईंधन में आएंगे। ईंधन चैप्टर में देखेंगे कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन जो है पेट्रोलियम होगा। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से किसमें स्वच्छतम ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस में। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन इसमें प्राकृतिक गैस होगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक यानी मुख्य भाग कौन सा है? तो मीथेन होगा। मुख्य भाग कौन सा होगा? तो मीथेन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोयले की राख यानी जिसको इंग्लिश में कोल एश कहते हैं में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, यह भी सही है।
इस तरह देखेंगे, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? तो पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, हाइड्रोजन होता है। ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता माप की जाती है? तो पेट्रोल की। पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होता है। सीटेन संख्या डीजल के और ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की और सीटेन संख्या डीजल की गुणवत्ता मेजर की जाती है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? डीजल की वाष्प और वायु होता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा है? तो मीथेन है, यह हर कोई जानता है। बायोगैस, संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है वह मीथेन होता है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस में मुख्य रूप से दो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड्स और मीथेन होते हैं। गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या होते हैं? तो मीथेन होते हैं। गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या होते हैं? तो मीथेन होते हैं। और कार्बनिक अम्ल के बारे में जानेंगे। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, बिल्कुल सही है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये जो होता है फॉर्मिक एसिड जो होता है एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है, यानी फास्टेस्ट एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, यह भी सही है, लेकिन RA की सही स्पष्टीकरण नहीं है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण क्या है? तो वह लैक्टिक एसिड है। क्या होगा? लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है मांसपेशियों में थकान होता है। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। लैक्टिक एसिड देखेंगे, इसमें सुमेलित करेंगे। लैक्टिक एसिड दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल। इसमें देखेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। माल्ट में जो है माल्टोस पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। इस तरह से देखेंगे अचार में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो कि खट्टा होते हैं। खट्टा दूध में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल, तो ऑर्गेनिक अम्ल अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल टार्टेरिक अम्ल होता है। ऐसे भी अंगूर में जो है अंगूर हम लोग खाते हैं तो उससे क्या क्यों खाते हैं? उससे क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा जो है अधिक होती है। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग अंगूर जो फल खाते हैं। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है कौन सा? टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किसका? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है। सही कथन देखना है इसमें कौन कौन से है। देखिए, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है और सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। और सिरका जो है परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है और सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अब विस्फोटक पदार्थ देखेंगे। विस्फोटक पदार्थ में क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। विस्फोटों का कारण पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन दे चुके हैं। विस्फोट जो होता है वायु के साथ मीथेन जब मिलाते हैं तो विस्फोट का कारण बनता है। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिसम्पेट एवं सल्फोनेट में से कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो सल्फोनेट होते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट जो है शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट देखेंगे, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, बिल्कुल सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये गलत है। पृष्ठ तनाव घटा देता है जिसके कारण जो है कपड़ा अच्छा से धुला जाता है। यानी नेक्स्ट देखेंगे, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, बिल्कुल सही है।
झाग बनता ही कठोर जल से। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, यह भी सही है। और ये जो है वो आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें देखेंगे कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे, बिल्कुल सही। चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, बिल्कुल सही। उपयुक्त कथनों में से दोनों सही होता है। उर्वरक अब देखेंगे, उर्वरक चैप्टर में देखेंगे पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, बिल्कुल सही है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है, यह भी सही है। और स्पष्टीकरण भी है, गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। गेहूं की खेती के लिए क्या उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन उर्वरक का। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस में से वह तत्व जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते हैं वह हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन संख्या क्या होता है? उसमें 0 होता है, यानी न्यूट्रॉन संख्या होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नत्रजन। नत्रजन का क्या कार्य है? वृद्धि एवं विकास के लिए होता है। फास्फोरस जड़ का विकास करता है। पोटेशियम जो है स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। स्टोमाटा के खुलने या बंद होने का नियंत्रण करता है पोटेशियम। स्टोमाटा किसे कहते हैं? जैसे हम लोग पत्ती देखते हैं और पत्ती में देखिएगा किनारे से एक पतला धागा की तरह होता है, उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा का कार्य ही होता है, वो पोटेशियम नामक तत्व होता है जो कि खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण का कार्य करता है। कब खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए, वो पोटेशियम ही निर्धारित करता है। बोरेन जो होता है, बोरोन, रोग प्रतिरोधकता का कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में से वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है वो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 47 यानी 46.7% होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। जैसे कि यूरिया का फॉर्मूला ही होता है CH3COOH, नष्टु को नष्टु यानी नष्टु और को नष्टु होता है, नष्टु को और नष्टु होता है। इसलिए इसमें नाइट्रोजन भी आ जा रहा है, कार्बन भी आ जा रहा है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, हाइड्रोजन भी आ जाता है। इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रेयॉन में से सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? वह जो है फ्रेयॉन है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह चारकोल एनिमल चारकोल होता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह एनिमल चारकोल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, शहद का मुख्य प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है, यानी फल शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज एवं सुक्रोज में सबसे मीठी चीनी क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के लिए जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, यह भी सही है। बाजार में बिकने वाले एस्पेक्ट्रम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? एस्पेरेटस सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पेरेटस बने भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से कम कैलोरी प्रदान करता है, इसीलिए उसका जो है मिश्रण किया जाता है। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन किससे मिलती है? एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है। शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का होता है। दूध, खून और आइसक्रीम शहद में कोलाइडी नहीं है, शहद नहीं होगा। दूध को एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर
खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है वो लैक्टिक अम्ल कहलाता है। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया जिस जीव की आवश्यकता होती थी वह क्या होता है? जीवाणु होता है। लौंग में पाए जाने वाले सारभूत तेल यानी प्रमुख घटक क्या है? यूजेनॉल है। लौंग में पाए जाने वाले सारभूत तेल यानी प्रमुख घटक क्या है? यूजेनॉल है। आम, पपीता, अमरूद एवं कैथे में जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल अमरूद होता है। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग किए जाते हैं। अपमार्जक देखेंगे, वे तत्व जो मानव पसीनों के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं? सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, जिंक होते हैं और आयरन होते हैं। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल का। किसका? वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्रा एथिल का प्रयोग में लाया जाता है। टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? कि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग जो है दर को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल को भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। मोटर कारों अपेक्षाकृत नए मॉडलों को निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, सुप्रभावी ढांचा, बहुबिंदु ईंधन, अंतःचाप, उत्प्रेरक, परिवर्तक, रेचक सहित। इनमें से वह विशेषताएं जो मोटर कारों के अपेक्षा नए मॉडलों पे ईंधन बनाती है 1, 3 एवं 4 हो जाएगा। देखेंगे, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ पर शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। भारत में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? वह हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है। क्या है? हाइड्राइड है। शैवाल आधारित जैव ईंधन के उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की संभावित सीमाएं क्या होते हैं? देखेंगे, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्र में ही संभावना है, मादी पर नहीं। यह गलत है। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। ये सही है। उसके बाद देखेंगे, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमानों पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिससे पारिस्थितिक सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। यह भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि और आदि। इसमें देखेंगे, खाने की वस्तुओं पर परीक्षण में प्रयोग किया जाता है किसका? सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में खाद्य पदार्थों का परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर में से जो शाकनाशक का उदाहरण है वो कौन सा होगा? सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। आलू के चिप्स प्लास्टिक थैले में संकुलित किए जाते हैं। क्यों? नाइट्रोजन के वातावरण के लिए। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापी जाती है। चट्टानों की उम्र को मापा जाता है। पृथ्वी के आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि द्वारा होता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 kg CO2 के। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रूक्स कांचों में से हुए जो प्रावैंगिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है और क्रूक्स कांच होगा। कौन सा होगा? क्रूक्स कांच होता है। ब्रिट भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह यशद पुष्प कहलाता है। जिंक ऑक्साइड, यशद पुष्प क्या सा कहलाता है? वह जिंक ऑक्साइड कहलाता है। मूत्रालयों के पास प्राय नमक में
नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? वह अमोनिया है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण क्या है? अमीनो यौगिक है, ट्राई मेथिलीन हो जाएगा, ट्राई मेथिलीन हो जाएगा। ब्रूक वेहन नेशनल लेबोरेटरी एक वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विवेक्षा और विवेक्षाएँ क्या हैं? विवेक्षा और विवेक्षाएँ क्या हैं? यह एक खनिज प्रोवेक्षण और जल तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। ये गलत है। यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह भी सही है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। यह भी सही है। देखेंगे वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड होता है। कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नीला थोथा कवकनाशी हो जाएगा। इओसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड कृंतकनाशी यानी रोडेंटेनाशी होता है। हॉर्न सिल्वर और क्लोराइड हॉर्न सिल्वर को कहा जाता है। फ्लोस्फर उन जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। फ्लोस्फर उन जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति तथा मंगल में से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह होते हैं मंगल एवं बृहस्पति होता है। लोहा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लोहा हीमोग्लोबिन होता है। लोहा में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है। शीशा में संचायक विटामिन शीशा उपस्थित होता है। फोटोग्राफी में चांदी का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक में तांबा का प्रयोग किया जाता है। मार्फिन जो होता है वह क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है। मार्फिन क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है। सोडियम केरोसिन तेल का प्रयोग किया जाता है। केरोसिन तेल में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नीलहरित शैवाल का धान हो जाएगा। नीलहरित शैवाल जो होता है वह धान में उपस्थित होता है। राइजोबियम लेगुमिनस मटर में होते हैं। एजोटोबैक्टर गेहूं में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन रेडिएक्टिव नहीं है। ये दोनों सही है परंतु RA की व्याख्या नहीं है। यह भी सही है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? एलिथ्रीन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या हो जाएगा? एलिथ्रीन हो जाएगा। फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है फोटोसेल का। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड में अग्निशामक के काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वह यौगिक जिसका उपयोग अनिरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। पायरेथ्रम, रोटिनोन तथा इफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाली पायरेथीन प्राप्त होता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाली पायरेथीन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से पायरेथीन प्राप्त होता है। किससे? बीजीय पौधे से। चूहा मारने का जहर रासायनिक पदार्थ से बनता है। वह पदार्थ कौन सा है? पोटेशियम साइनाइड है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जिंक फॉस्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड में जो है ना चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोडेंटेसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। रोडेंटेसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग क्या नियंत्रण के लिए? चूहों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक, धूमक तथा चूहेनाशक के रूप में। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर में से शाकनाशक का उदाहरण है। वो कौन सा हो जाएगा? सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। समस्थानिक C14 संबंध है। समस्थानिक C14 किससे संबंध है? फॉसिल्स, जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। समस्थानिक C14 संबंध है फॉसिल जीवाश्म की आयु निर्धारण से। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटॉप्स, कार्बन 14, स्ट्रोंशियम 90 में अपनाया जाता है। कार्बन 14 को अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फॉसिल्स की उम्र निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड में से वह उर्वरक जो 20 डिग्री से परे जल अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होते हैं वह यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक उर्वरक के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिए, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, ये गलत है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम होता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, सही है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है और वह तेल शोधक कारखानों का उत्पाद है, यह भी सही है। 2 और 3 सही है। चलिए, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 2.2 kg होती है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, विचार करना है इसमें। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन फिक्सिंग या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मिट्टी में प्रचुरोद्वहन यानी प्रोफिलरेशन हो सकता है, यह गलत है। प्रोफिलरेशन नहीं होता है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, यह सही है। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का क्षालन लीचिंग से हो सकता है, यह भी सही है। हाँ, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या होते हैं? पौधे जब भी नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। यूरिया किस उर्वरक के उत्पादन में? कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के रूप में। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि नीम लेप जो होता है वो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। DAP में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है। 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है, P2O5 होता है। DAP फास्फोरस जो होता है 46% होता है। यूरिया कैम, अमोनियम सल्फेट और NPK मिश्रित उर्वरक कौन सा है? NPK यानी NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यूरिया सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है। रासायनिक उर्वरक इसमें सोडियम सल्फेट नहीं होगा। रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं होगा? सोडियम सल्फेट नहीं हो जाएगा। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रचलित उर्वरक कौन सा है? तो यह यूरिया हो जाएगा। ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो जैविक क्लोराइड का उदाहरण है। आलू, गन्ना, सनई और चना में से हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन होता है? सनई हो जाता है। हरी खाद के लिए हम लोग सनई का प्रयोग करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगनाशु के रूप में हो सकता है, बिल्कुल सही है, होता ही है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभाव रोगनाशु है, ये भी सही है। और R1 की सही कारण भी है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाते हैं, जैसे कि जिसका कार्य क्या होता है? कार्य देखेंगे इसका, एक और उपचाय के रूप में क्रिया करना, यह भी सही है। लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, ये गलत हो जाएगा। उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, ये सही हो जाएगा। 1 और 3 सही होगा। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस एकदम 9 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नवोदिष्ट किया अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में जो है 2011 को नवोदिष्ट किया गया था। अल्मा अट्टा घोषणा जो किया गया था लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किया गया था। हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित हेग समझौता हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित हेग अपहरण हुआ था। तालानवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन
के लिए जो हुआ था वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए अंडर 2 गठबंधन नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य के लिए किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी जो है 2 या 3 दिसंबर 1984 की रात को हुआ था। बिस्फेनॉल बीपीए क्या है? ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? रसायन है, एक प्रकार का रसायन है। चीन के यूके स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील में वह देश जिसमें गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है, कौन सा देश है? तो वह ब्राज़ील है। फॉस्जिन हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। HCl, HNO3, H2SO4 तथा HO2CO3 में वह जिस अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है वह H2SO4 होता है, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग प्रति अपेक्षिक योगदान क्या होता है? सबसे ज़्यादा CO2 का होता है, उसके बाद मीथेन CH4 का होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बने होते हैं। धूम्र पर्दे किसका बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से। टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर एक संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेफ्लॉन की खोज ग्राहम ने की थी। टेफ्लॉन की खोज ग्राहम ने की थी। टेलीफोन की खोज ग्राहम ने की थी। टेलीफोन की खोज ग्राहम ने की थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कौन कौन सा प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, गलत है। उत्क्रमणीय नहीं होती, अनुत्क्रमणीय होती है। एक सूखी सेल में पाई जाती है। सूखी सेल में क्या पाया जाता है? रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्य को विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में होता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। टार्च लाइट, विद्युत क्षुरक, सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त अवश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम का। निकेल और कैडमियम का। फ्रेयॉन जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेट्राएथिलेड एंटी नॉक एजेंट कहा जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एस्पार्टेम जो है कृत्रिम मधुरक के रूप में, कृत्रिम मधुरक में एस्पार्टेम का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित रबर में नियोप्रीन को संश्लेषित रबर कहा जाता है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन होता है बेनाड्रिल। पोटेशियम ब्रोमाइड में फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। बारूद जो है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। मोनो पोटेशियम टाइट्रेट में बेकरी में प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में प्रयोग किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का। फ्लोराइड के कारण जो है दांत खराब हो जाते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में प्रयोग किया गया था। ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर होता है। बेरिक अम्ल
एंटीसेप्टिक होते हैं, वेरी कम एंटीसेप्टिक होते हैं। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु होते हैं। भविष्य की धातु कहा जाता है। भविष्य की धातु किसको कहा जाता है? तो टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम का क्या कहा जाता है? भविष्य का धातु कहा जाता है। हम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में आतिशबाजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम का यूरेनियम में परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। जिंक जो होता है वह गैल्वेनीकरण होता है। गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग किया जाता है। रसायन, रसायन दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। रसायन दृष्टि से सिंदूर जो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल में शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। तीनों का प्रयोग किया जाता है, तीनों का प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है। इयोसिन से जो होता है लाल स्याही बनाई जाती है। देखिए लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? इयोसिन से। नीला, लाल, हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट आपूर्ति होता है वह लाल होता है। एसीटोन, एसीटोन का प्रयोग जो है नाखून पॉलिश अपसारक के लिए किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों को मरहम पट्टी करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग घावों की मरहम पट्टी करने के लिए किया जाता है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। केवलार जो है संश्लेषित रेशा में प्रयोग किया जाता है। टेक्सोल कैंसर रोधी दवा में टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटोनासी में प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग रोडेंटोनासी में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोस में विस्फोटक में प्रयोग किया जाता है। सही सुमेली देखना है। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन तथा सोडियम में से माचिस बनाने में प्रयोग किसका किया जाता है? तो फास्फोरस का किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है वह स्वतः दीप्त उठता है। वह तत्व जो वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है, वायु तथा